Hello everyone, I hope I am audible. In this video, what I am going to do is basically to translate the Sale of Goods Act 1930 from English to Hindi. अब इससे होगा क्या? इससे मुझे वर्ड टू वर्ड जो है वो मुझे उसकी वो कहना क्या चाह रहा है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो मुझे अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। और लॉ को, किसी भी एक्ट को समझने का सबसे इजीएस्ट वे, सबसे कंफर्टेबल वे यही है कि जो आप एक इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो आप इंग्लिश का एक्ट लें और उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, या फिर नेटिव लैंग्वेज में उस एक्ट को लें और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या फिर किसी भी। तो हमारे में बेसिकली इंडिया में क्या है कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मोस्टली इंग्लिश में ही होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत है। तो वहाँ पे मैं हिंदी में जो है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हिंदी में मैं वहाँ पे किसी भी एक्ट को किसी भी सेक्शन को नहीं समझा सकता। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि इंग्लिश में स्पेसिफिकली वो सेक्शंस मुझे समझ में आने चाहिए, वर्ड टू वर्ड। और ये कब हो पाएगा? जब मुझे उस हर पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी में मतलब पता होगा। और हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी मेरी नेटिव लैंग्वेज है। इन केस आपकी मराठी हो, आपकी गुजराती हो, आपकी असमी हो, आपकी तमिल हो, मलयालम हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो आप उस लैंग्वेज में या फिर नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये किसी भी एक्ट को समझने का, किसी भी एक्ट को सीखने का। तो एक बार ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप क्लासेस ले रहे हैं वो अच्छा है, वो ईजिएस्ट वे है सीखने का, लेकिन ये थोड़ा मेहनत वाला है। लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये वाली चीज़ अगर आपने कर ली तो ये काफ़ी क्लियरिटी दे देगा उस पर्टिकुलर एक्ट को। आप एक इंग्लिश के एक्ट को आप नेटिव लैंग्वेज में समझ रहे हैं, तो काफ़ी क्लियरिफिकेशन जो है आपके माइंड में उससे आएगा। सो वही एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूँ, और मैंने ये कहीं पे देखा नहीं था, बट ये मेरे माइंड में आया था कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या ये वर्क करता है, नहीं करता है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट वीडियो भी कह सकते हैं, जिसमें मैंने माइनर एक्ट उठाया है, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर इससे क्लैरिफिकेशन होती है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्राई नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले द सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको करना क्या है? सबसे पहले द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो भी है, इंग्लिश में है आपका तो इंग्लिश में ओपन कर लीजिए, हिंदी में तो हिंदी में ओपन कर लीजिए, और दूसरी लैंग्वेज में दैट गोना बी योर नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो माइनर एक्ट है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, वो इंग्लिश में है, तो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, बट लैंग्वेज विल बी इंग्लिश ओनली। सो टाइपिंग इंग्लिश में होगी, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो हिंदी में ही होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, एंड इसमें एक चीज और करनी है कि हमें बोल बोल के पढ़ना है, ताकि क्लैरिफिकेशन जो है वो हमारे माइंड के अंदर तक स्टक होना चाहिए थ्रू आवर ईयर्स। ठीक है, अक्सर हम मन में पढ़ते हैं, मन में पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो बोल बोल के अगर आप पढ़ें तो आपकी कान में वो आ जाएगी, और वो ज्यादा लंबे टाइम तक, एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो स्टक रहेगा वो आपके माइंड में। उसके बाद फिर रिवाइज कीजिए। सो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, सेक्शन की व्यवस्था। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी मीन्स शुरुआत। उसके बाद सेक्शंस, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मीन्स छोटा नाम, विस्तार, एक्सटेंड इज विस्तार, विस्तार, एंड कमेंसमेंट इज शुरुआत होना, और शुरुआत होना। देखिए इससे आ रहा है ना कमेंसमेंट को, जिसका अगर किसी को नहीं पता है कि व्हाट इज कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट मीन्स शुरुआत होना। तो छोटा नाम, शॉर्ट टाइटल, विस्तार, एक्सटेंड, और कमेंसमेंट मीन्स शुरुआत होना उसका। सेकंड इज डेफिनेशन, परिभाषाएं, परिभाषाएं।
ऐसे मुझे लगता है कि मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी हो जाएगी अगर मैं ये करता हूँ तो। ट्रांसलेशन वाला पोर्शन भी मेरा कवर हो जाएगा, प्लस में एक्ट भी मेरा स्ट्रांग हो जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी हो जाएगी, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। बाकी करके देखते हैं। तो डेफिनेशंस इस परिभाषाएं। सेक्शन 3 इज एप्लीकेबल ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। सो एक्ट 9 1872 का एक्ट 9 1872 के 1872 के एक्ट 9 के नियमों का इस्तेमाल के नियमों का इस्तेमाल। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स नियम, ठीक है, और एप्लीकेशन मीन्स इस्तेमाल, ठीक है। सो 1872 के एक्ट 9 के नियमों का इस्तेमाल। दिस वाज चैप्टर 1। चैप्टर 1 को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? भाग 1 या अध्याय 1, ठीक है। अध्याय लिखेंगे चैप्टर को या चैप्टर ही लिखते हैं, ठीक है। अध्याय वैसे हिंदी में होता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम एज इट इज रखते हैं। चैप्टर 2 gonna be chapter 2, that is formation of the contract। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है। यहाँ से सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, इसमें भी एक सब हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना। और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेल का कॉन्ट्रैक्ट। देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 4, दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और बेचने का एग्रीमेंट, सेल और बेचने का एग्रीमेंट, सेल और बेचने का एग्रीमेंट। अब इसको देखना है कि क्या ये लैंग्वेज सही है या इसमें कुछ गलत है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बिक्री या इसमें एरर्स हैं। इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं हिंदी में सेल एंड गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ट्रांसलेट करके देखा तो वो गलत आया। वेट, इतने सारे माउस कीबोर्ड पता नहीं कहाँ कहाँ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन हिंदी। अच्छा, इसमें अब ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड, बट इसमें इंडेक्स नहीं है। अब आया ना। व्हाट सेक्शन 4 सेज, विक्रय और विक्रय का समझौता, विक्रय और विक्रय का समझौता। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी दोनों रखना पड़ेगा ना मुझे। ये हो गया हिंदी वर्जन, देन ये हो गया इंग्लिश वर्जन। इसको कर दिया थोड़ा बड़ा ताकि मुझे दोनों दिखे, और ये हो गया हिंदी वाला। तो व्हाट सेक्शन 4 सेज, सेल एन एग्रीमेंट टू सेल, दैट मीन्स विक्रय और विक्रय का समझौता। विक्रय और विक्रय का समझौता, समझौता। अच्छा, मैं इसको बता दूं कि क्या क्या इससे एडवांटेज आपके होंगे। सबसे पहले आपके दो लैंग्वेजेस जो हैं वो स्ट्रांग होने वाले हैं, एक आपका नेटिव और एक इंग्लिश। सबसे पहला ये। दूसरा, आपकी टाइपिंग इंप्रूव होने वाली है।
दो तो हैं, दो मुझे क्लियर कट नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और है क्या? तीसरा है, आप उस एक्ट को अच्छे से समझ, और भी अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहला, आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो रही है। दूसरा, आपको एक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, आप उसको और रीड कर पा रहे हो, स्टडी कर पा रहे हो, वर्ड बाय वर्ड। यू विल यू विल बी एबल टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। You will go through the each and every word while translating from passage to passage, from section to section, from धाराएं to धाराएं। सो वो चीज़, तीन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला, आपकी पकड़ लैंग्वेज में। दूसरा, आपकी टाइपिंग की इम्प्रूव होगी, जो आपकी ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और तीसरा, आपकी आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पकड़ है उस एक्ट पे, वो स्ट्रांग होने वाली है। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फ्री में? तो खुद से ट्राई कीजिए। लेंथी प्रोसेस है, लेकिन बहुत यूजफुल रहेगा आपको, आपके लिए, साथ में मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। सो व्हाट वाज द सेक्शन 4? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल मींस विक्रय और विक्रय का समझौता। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इसमें हिंदी में मिसिंग है सेक्शन। चलिए इसको लीव करते हैं, ये बाद में कवर अप हो जाएगा। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, विक्रय अनुबंधन कैसे होता है? विक्रय 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 अनुबंधन कैसे कैसे होता है? विक्रय अनुबंधन कैसे होता है? विक्रय अनुबंधन कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, विक्रय अनुबंधन कैसे होता है? सिक्स्थ इज एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, मौजूदा और भविष्य की वस्तुएं। मौजूदा मौजूदा और भविष्य भविष्य की भविष्य की वस्तुएं वस्तुएं। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, मौजूदा या भविष्य की वस्तुएं। सेक्शन 7, goods perishing before making of contract। सेक्शन 7, goods perishing before making of contract। सेक्शन धारा 7 कहती है अनुबंधन बनने से पहले वस्तुओं का नष्ट हो जाना। गुड पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वाह, कितना इजी है ऐसे समझना। इसको हम बेफालतू में इसको हम टेक्निकल बनाते हैं। गुड्स पेरिशिंग, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंधन, अनुबंधन इज कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, अनुबंधन बनने से पहले वस्तुओं का वस्तुओं का नष्ट नष्ट वस्तुओं का नष्ट हो जाना। अनुबंधन बनने से पहले वस्तुओं का नष्ट हो जाना। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज गुड पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब सेक्शन धारा 8 कहती है वस्तुओं का विक्रय से पहले परंतु विक्रय के समझौते के बाद नष्ट हो जाना। ओके, सो वस्तुओं का विक्रय से पहले परंतु परंतु विक्रय विक्रय के समझौते के बाद नष्ट हो जाना। Goods perishing before sale but after agreement to sell। Now ninth, ascertainment of price, मूल्य निर्धारण। ascertainment of price, मूल्य निर्धारण। ascertainment of price, मूल्य निर्धारण। वाह। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 11। नहीं नहीं, सेक्शन 9 ना। सेक्शन 9 तो हो गया मूल्य निर्धारण, ascertainment of price। सेक्शन 10 says agreement to sell at valuation। that gonna be that what does this mean? What does this mean? हाँ,
10 एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, मूल्यांकन पर विक्रय का अनुबंधन, मूल्यांकन पर विक्रय का अनुबंधन, मूल्यांकन पर विक्रय का, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। मूल्यांकन पर विक्रय का अनुबंधन, मूल्यांकन पर विक्रय का अनुबंधन, that means agreement to sell at valuation. What section 11 says? Stipulations as to time. Stipulations as to time. Stipulation as to time. समय से संबंधित उपबंध। Stipulations at to time. संबंधित 11 ही है ना? Stipulations as to time. What is stipulations? Let me search. Stipulations mean आवश्यक शर्त। Stipulation as to time, इसका क्या मतलब हुआ? समय से संबंधित उपबंध। ओ कंडीशन स्टिपुलेशन, ओके। समय से संबंधित उपबंध, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, समय से संबंधित उपबंध, समय से संबंधित उपबंध। 11 कंडीशन एंड वारंटी, हिंदी में शर्त और वारंटी, शर्त और वारंटी। 13 is when condition to be treated as warranty, कब शर्त को वारंटी माना जाएगा? कब शर्त को वारंटी माना जाएगा? कब शर्त को वारंटी माना जाएगा? When condition to be treated as warranty. 11th is sorry, not 11th but 14th, implied undertaking as to title etc. स्वाभाविक रूप से धारित शीर्षक आदि के संबंध में प्रतिबद्धता। ये मुझे नहीं समझ में आया। implied undertaking as to title, स्वाभाविक रूप से धारित शीर्षक आदि के संबंध में प्रतिबद्धता। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। स्वाभाविक रूप से धारित शीर्षक आदि के संबंध में प्रतिबद्धता। स्वाभाविक रूप से धारित शीर्षक आदि के संबंध में स्वाभाविक रूप से धारित शीर्षक आदि के संबंध में प्रतिबद्धता। that means that what does this mean? Implied undertaking as to title etc. Now the section 15 is sale by description, वर्णन द्वारा विक्रय। ये कहाँ से आ गया इसमें? पीछे जा। वर्णन द्वारा विक्रय, सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वर्णन द्वारा विक्रय। सेक्शन 16 implied conditions as to quality or fitness, what section 16 says? उपवता
उप 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 सेक्शन 16 है ना, सॉरी, गुणवत्ता है। What section 16 says implied condition as to quality or fitness? गुणवत्ता, गुणवत्ता या उपयुक्त, 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 उपयुक्तता, गुणवत्ता या उपयुक्तता, 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 गुणवत्ता या उपयुक्तता के संबंध में स्वाभाविक रूप से धारित, स्वाभाविक रूप से धारित शर्तें। गुणवत्ता या उपयुक्तता के संबंध में स्वाभाविक रूप से धारित शर्तें। implied condition as to quality or fitness, implied condition as to quality or fitness, गुणवत्ता या उपयुक्तता के संबंध में स्वाभाविक रूप से धारित शर्तें। Now the next chapter is chapter number 3. Effects of contract means contract का असर। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 2 में देखा कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अब चैप्टर 3 में देखेंगे। चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का असर। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 18 से। सो 18, वाई 17? अच्छा 17 नहीं किया था क्या? तो यहाँ पे तो 18 आएगा ना, उसको यहाँ 17 करो, 17 क्यों छोड़ दिया? गुणवत्ता या उपयुक्तता के संबंध में स्वाभाविक रूप से धारित शर्तें। कहाँ गया ये? इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू, इसको यहाँ रख लेता हूँ, इजी हो जाएगा मेरे लिए। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, स्क्रीन थोड़ा सामने आ जाओ। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस, गुणवत्ता या उपयुक्तता के संबंध में स्वाभाविक रूप से धारित शर्तें। नाउ सी सेक्शन 17, सेल बाय सैंपल, नमूने द्वारा विक्रय, नमूने द्वारा विक्रय, विक्रया लिखो, ऐसे हिंदी में तो विक्रया लिखना, ऐसे ऐसे मतलब इंग्लिश में ऐसे, अदरवाइज विक्रय तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, हमें कौन सा इसको फोकस करना है। ठीक है, तो नमूना, नमूने द्वारा, नमूने द्वारा, नमूने द्वारा या नमूना, नमूने होता है एक से ज्यादा, सैंपल्स, नमूना हो जाएगा सैंपल, नमूना द्वारा विक्रय, सेल बाय सैंपल। ओके, नाउ चैप्टर 3, इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पानी पी लो क्या थोड़ा सा? वेयर इज माय वाटर बॉटल? आई डोंट नो कहाँ रख दिया मैंने। चलो लीव करते हैं, अब आते हैं चैप्टर 3 पे। गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड, यानी कि वस्तुओं का निर्धारण आवश्यक है। गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड, यानी कि वस्तुओं का निर्धारण आवश्यक है, वस्तुओं का निर्धारण आवश्यक है। गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड, वस्तुओं का निर्धारण आवश्यक है। सेक्शन 19, प्रॉपर्टी passes when intended to pass, संपत्ति उस समय हस्तांतरित, हस्तांतरित होती है जब हस्तांतरण का इरादा हो। प्रॉपर्टी passes when intended to pass, संपत्ति, संपत्ति उस समय हस्तांतरित होती है
होती है जब हस्तांतरण हस्तांतरण जब हस्तांतरण का इरादा हो। संपत्ति उस समय हस्तांतरित होती है जब हस्तांतरण का इरादा हो। Property passes when intended to pass. Property passes when intended to pass. Property passes when intended to pass. संपत्ति उस समय हस्तांतरित होती है जब हस्तांतरण का इरादा हो। Property passes when intended to pass. Property passes when intended to pass. संपत्ति उस समय हस्तांतरित होती है जब हस्तांतरण का इरादा हो। Property passes when intended to pass. Now see section 20. Section 20 says specific goods in a deliverable specific goods in a deliverable state means विशिष्ट वस्तुएं जो सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में हो। वे विशिष्ट 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 वस्तुएं विशिष्ट वस्तुएं जो सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में हो। यानी कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। विशिष्ट वस्तुएं स्पेसिफिक गुड्स विशिष्ट वस्तुएं जो सुपुर्दगी के योग्य में स्थित हो। Which is in a deliverable state. What we will call deliverable state in हिंदी सुपुर्दगी के योग्य में सुपुर्दगी के योग्य में स्थित deliverable state सुपुर्दगी के योग्य में स्थित deliverable state. So this was section 20. Now we will focus on section 21. What section 21 says: specific goods to be put into a deliverable state. Specific goods to be put in a deliverable states. विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में लाने के लिए। विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में लाने के लिए। विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में लाने के लिए। विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में लाने के लिए। Specific goods to be put into a deliverable state. Specific goods to be put into a deliverable state. Specific goods to be put into a deliverable state. विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी की योग्य स्थिति में लाने के लिए। Now see section number 22. Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything what? Anything thereto in order to a certain price. तो थोड़ा स्मॉल कर दूं क्या? ठीक था पहले। Specific order section. What section 20 says is specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to a certain price. What section 22 says in Hindi और धारा 22 says और धारा 22 क्या कहता है? विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में जब विक्रेता को मूल्य निर्धारण के लिए वस्तुओं पर कोई कार्य करना हो। विशिष्ट वस्तुएं सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में। विशिष्ट वस्तुएं मीन्स स्पेसिफिक गुड्स सुपुर्दगी के योग्य स्थिति में, यानी कि इन स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, जब विक्रेता को मूल्य निर्धारण के लिए वस्तुओं पर कोई कार्य करना हो। मूल्य निर्धारण के लिए वस्तुओं पर कोई कार्य करना हो
यानी कि व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस, यानी कि उसको कुछ काम करना रह गया है उसके प्राइस के लिए। मान लीजिए टेबल बना दिया लेकिन उस पे ग्लास नहीं लगाया, ग्लास का रेट भी नहीं पता है उसे, तो जब वो ग्लास लगाएगा उस टेबल पे तभी तो उसको पता चलेगा कि इसका क्या एक्चुअल कॉस्ट बन रहा है आफ्टर आफ्टर क्रिएटिंग इट, और फिर सेलिंग प्राइस वो क्या रखेगा। तो वो ग्लास लगाने के बाद, क्योंकि ग्लास का रेट उसे नहीं पता, हो जाएगा मार्केट रिसर्च वो करेगा, देन उसको उस टेबल पे लगाएगा, इंस्टॉल करेगा, तो वो सारी चीजें, तो उन सब के बाद वो डिसाइड करेगा ना। लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में वो काउंट किया जा सकता है। तो वैसी उस सिचुएशन के लिए कह रहे हैं कि वशिष्ठ वस्तुएं सुपुर्दगी की योग्य स्थिति में, यानी कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट्स, जब विक्रेता को मूल्य निर्धारण के लिए वस्तुओं पर कोई कार्य करना हो, यानी कि व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। नाउ सी सेक्शन 23, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन डिलीवरी टू कैरियर। Sale of uncertain goods and appropriation delivery to carrier. What section 23 says in Hindi? असंगठित असंग संग असंग 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 असंगठित असंगठित वस्तुएं, असंगठित वस्तुओं की बिक्री और उनकी उनकी व्हाट आवंटन, आ आबन आवंटन, आवंटन क्या होता है? असंगठित वस्तुओं की बिक्री और उनकी आवंटन, असंगठित वस्तुओं की बिक्री और उनकी आवंटन, असंगठित वस्तुओं की बिक्री और उनकी आवंटन। व्हाट डज दिस मीन इन इंग्लिश? सेल ऑफ असर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन डिलीवर टू कैरियर। दिस वाज सेक्शन 23, जो मुझे समझ में नहीं आया इसको आगे समझेंगे जब सेक्शन रीड करेंगे। अभी तो इंडेक्स ही चल रहा है, इंडेक्स में इतनी क्लैरिफिकेशन है, तो सेक्शन रीड करेंगे तब तो क्या ही होगा। क्या पता कुछ ना हो, क्या पता आ जाए समझ में, क्या पता ज्यादा ही अच्छे से आ जाए। इट्स टोटली अप टू द सिचुएशन, अप टू द टाइम, व्हाट वी have to do right now, what we should do to is to focus on the real problem. So without wasting the time, we should continue our translation of a index. So we were on section 24. What section 24 says? Goods sent on approval or on sale or return. What section 24 says in Hindi? स्वीकृति हेतु या विक्रय अथवा पुनः वापसी पर भेजे गए माल। स्वीकृति is accepting na goods sent to approval, yeah, approval, not acceptance but approval. So स्वीकृति is approval. Hmm, स्वीकृ स्वी स्वीकृति 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 हेतु या विक्रय विक्रय अथवा पुनः पुनः वापसी पर भेजे गए माल। स्वीकृति हेतु या विक्रय अथवा पुनः वापसी पर भेजे गए माल। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है। सेक्शन 25, इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल है 66, जिसमें 65 मुझे रिपील दिख रहा है, और अभी हमने 25 ही किया। इसमें टाइम तो लगेगा, बट क्या करें, कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं वो आप बताना। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, विनियमाधिकार का आरक्षण। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, विनियम 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 विनियमाधिकार, विनियमाधिकार,
विनियमाधिकार का आरक्षण विनियमाधिकार 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 विनियम विनियम विनि विनियम विनिमयाधिकार विनिमयाधिकार विनिमया विनिमया विनिमयाधिकार का आरक्षण. So this was section 25, विनिमयाधिकार का आरक्षण. What this mean in English? Reservation of right of disposal. So this was 25 section number 25, reservation of right of disposal. और इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और we will continue it in our next video. Till then have a good time. Bye bye. Thank you.